राजा भानु प्रताप कुछ समय से बहुत चिंता में थे। धीरे धीरे उनका राजकोष खाली हो रहा था, जिसका सबसे बड़ा कारण था राज्य में सूखा पड़ जाना। कुछ समय पहले राज्य में सूखा पड़ गया, जिसके कारण गरीब मजदूरों और किसानों के घर अनाज और राशन बांटने के लिए राजा भानु प्रताप अपने राजकोष से ही सारा धन दे रहे थे। कुछ कुएं और तालाब फिर से खुदवाए गए। बाकी और भी जरूरी व्यवस्थाओं में राजकोष का बहुत सा धन लग गया। महाराज, हमारे राजकोष में अब इतना धन नहीं कि हम प्रजा को दे सकें या फिर नगर के बाकी कार्यों में खर्च कर सकें। क्या किया जाए? पड़ोसी देशों से भी हम बहुत कर्ज ले चुके हैं। उन्होंने भी अब अधिक मदद देने से मना कर दिया है। क्या करें महारानी, कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत कीजिए महाराज, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, वे हमारी विपदाओं को अवश्य ही दूर करेंगे। राजा भानु प्रताप दिन पर दिन चिंता में डूबे रहते थे। राज्य के बड़े सेठ भी खाली हो चुके थे, इसलिए राज्य को कर मिलना भी बंद हो गया। एक दिन तो राजा भानु प्रताप बिल्कुल निराश हो गए और चिंता में रहने लगे। और फिर एक दिन जब राजा भानु प्रताप राजमहल में बैठे हुए थे, तब दो सिपाही एक चोर को पकड़कर लाते हैं। साथ में एक साहूकार भी था। महाराज, आपके पास न्याय मांगने आया हूँ। ये बहुत ही खतरनाक चोर है। ये कल रात मेरी दुकान से ताला तोड़कर राशन चुरा रहा था। मैंने सिपाहियों को आवाज लगाई तो सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया। जी महाराज, साहूकार बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमने इस चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। अच्छा तो ठीक है, आज रात के लिए इस चोर को कारागार में डाल दिया जाए। कल सुबह हम इसकी सजा का ऐलान करेंगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं चोरी नहीं करना चाहता था। मेरे मित्र सुमेर ने मुझे झूठे इल्जाम में फंसा दिया। चोरी तो मेरा मित्र सुमेर कर रहा था। उसने मुझसे झूठ बोला कि उसने ये सामान पैसों में खरीदा है। मैं तो बस दुकान के बाहर से सामान उठाने में उसकी मदद कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि उसने ये सामान चोरी से निकाला है। तभी साहूकार और सिपाही की नजर मुझ पर पड़ गई और सुमेर वहां से भाग गया। ये लोग मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहे। जो भी कहना है, जो भी पक्ष रखना है, कल सुबह तक का तुम्हें इंतजार करना होगा। कल सुबह ही अब सही फैसला लिया जाएगा। उस लड़के का नाम माधव था। वास्तव में माधव सच बोल रहा था। उसके दोस्त सुमेर ने ही उसे फंसाया था। असली चोर तो सुमेर था। माधव अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो बेचारा सीधा साधा गरीब इंसान चोरी के इल्जाम में फंस चुका था। माधव जेल में बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। भगवान, आप तो जानते हो कि मैं चोर नहीं हूँ। असली चोर सुमेर है। सुमेर ने मुझे फंसाया। उसने मेरी दोस्ती का फायदा उठाया। मेरी माँ चिंता में घुली जा रही होगी। माधव रोने लगता है। तभी उसकी नजर कारागार में बने एक छोटे से दरवाजे पर जाती है। ये दरवाजा कैसे? क्या मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए? क्या पता मुझे यहाँ से भागने का रास्ता मिल जाए। मेरी माँ मेरे बिना बहुत रो रही होगी। मैं अगर रात भर घर नहीं गया तो कहीं नहीं, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से निकलने का मार्ग ढूंढ ही लूंगा। माधव उस छोटे से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और अचानक वो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे को खोलते ही नीचे जाने की सीढ़ियां बनी हुई थीं। माधव धीरे धीरे वो सीढ़ियां उतरता है। वो हैरान रह जाता है। नीचे एक सोने की चमचमाती जेल बनी हुई थी और ढेरों खजाना उस जेल में मौजूद था। माधव उस सोने की जेल को देखता ही रहता है। इतना सारा खजाना, पर मैंने तो सुना था कि इस राज्य में सूखा पड़ गया है और राजा भानु प्रताप सिंह के पास इतना पैसा नहीं कि वो अपनी प्रजा को दान में बांट सके। तो इसका मतलब राजा भानु प्रताप प्रजा से झूठ बोल रहे हैं। उनके पास एक सोने की जेल है जिसमें उन्होंने ढेरों खजाना छुपा रखा है। पर उन्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं। वो तो बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय राजा हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? माधव अभी अपने आप से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके सामने एक देवी प्रकट होती है। माधव, तुम सही कह रहे हो। राजा भानु प्रताप बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा है, जैसे कि उनके पूर्वज रहे हैं। पर राजा भानु प्रताप के पिता राजा नरेंद्र प्रताप को अपने ऊपर अहंकार हो गया था कि वह इतनी अधिक संपत्ति के वारिस हैं। राजा नरेंद्र प्रताप ने गरीबों को दान पुण्य करना भी छोड़ दिया। एक बार उनके महल में एक भूखा प्यासा भिक्षुक मदद मांगने आया, पर उसे भी राजा नरेंद्र प्रताप ने दुत्कार कर महल से बाहर निकाल दिया। भिक्षुक ने श्राप दिया, जिस संपत्ति पर राजा नरेंद्र प्रताप अहंकार कर रहा है, उस संपत्ति का सुख वो कभी नहीं भोग पाएगा और राजा नरेंद्र प्रताप की होने वाली संतान इस सोने की जेल और यहाँ रखी संपत्ति के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएगी। राजा नरेंद्र प्रताप ने भिक्षुक से क्षमा मांगी। नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे गलती हो गई। मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए।
मुझे क्षमा कीजिए। राजा महेंद्र प्रताप की क्षमा मांगने पर भिक्षुक ने उन पर दया की और बोले, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर हाँ, तुम्हारे पुत्र के राज्यकाल में जब धन का बहुत अभाव हो जाएगा, तब जो भी निर्दोष व्यक्ति इस जेल में कैदी बनकर आएगा, तभी तुम्हारे पुत्र को इस सोने की जेल के बारे में पता चलेगा। इतना कहकर वो भिक्षुक स्वर्ग सिधार गया और कुछ समय पश्चात राजा नरेंद्र प्रताप भी बीमारी के चलते स्वर्ग सिधार गए। भिक्षुक के श्राप के कारण ही राजा भानु प्रताप और इस राज्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, पर अब तुम्हारे आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ही वो ईमानदार और निर्दोष व्यक्ति हो जिसके कारण राजा भानु प्रताप के जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे और ये राज्य खुशहाल हो जाएगा। तब तक सुबह हो जाती है। राजा भानु प्रताप को जब उस सोने की जेल और संपत्ति के बारे में पता चलता है तो वो खुशी से फूले नहीं समाते। वो दौड़ते हुए तहखाने में जाते हैं। हे राजन, आज माधव के कारण ही आपको अपने पिता को मिले श्राप से मुक्ति मिल रही है। अब आप इस सोने का उपयोग करके अपने राज्य को फिर से खुशहाल बना सकते हैं। देवी द्वारा राजा भानु प्रताप को सारी सच्चाई पता चलती है तो वो माधव को गले से लगा लेते हैं। इसके पश्चात वो देवी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। माधव, आज तुम्हारे कारण हमारे पूर्वजों का खजाना, हमारे पूर्वजों की जोड़ी हुई संपत्ति हमें वापस मिल गई। हम सदैव तुम्हारे आभारी रहेंगे। मांगो, तुम हमसे क्या मांगते हो? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कल रात से मेरी माँ का मेरे बिना रो रो कर बुरा हाल हुआ होगा। बस मुझे घर जाने की इजाजत दे दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ अवश्य, पर हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। आज से तुम हमारे राजमहल में कार्यरत रहोगे। हम आज ही तुम्हारे रहने के लिए महल में इंतजाम करवा देते हैं। तुम अपनी माताजी के साथ अब इस महल में ही रहोगे और हमारी सारी संपत्ति और इस सोने की जेल की देखरेख अब तुम्हें ही करनी है। राजा भानु प्रताप की बातें सुनकर माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ के साथ उस महल में ही रहने लगता है और सारा कार्यभार संभाल लेता है। सुमेर को चोरी करने और माधव को फंसाने के लिए कड़ा दंड मिलता है। अब राजा भानु प्रताप के राज्य में सब खुशहाल थे, क्योंकि राजा भानु प्रताप ने अपने खजाने के द्वार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिए थे। अब राज्य में कोई भी गरीब नहीं था। प्रजा में सबके पास फिर से व्यवसाय और धन की व्यवस्था हो जाती है। राजा भानु प्रताप अपनी बेटी नैना का विवाह एक बहुत ही अच्छे राज्य में खूब धूमधाम से संपन्न करते हैं। माधव के आ जाने से राजा भानु प्रताप को पुत्र की कमी नहीं खलती थी। माधव राजा भानु प्रताप के पास बिल्कुल पुत्र की भांति रहता था। राजकुमारी नैना की शादी में माधव एक भाई की भांति पूरा सहयोग देता है। ये देखकर राजा भानु प्रताप और महारानी बेहद खुश होते हैं। छोटू, चल बेटा जरा जल्दी कर। वो 5 नंबर वाले टेबल पर कस्टमर बहुत देर से खाने का इंतजार कर रहा है और बाहर भी लाइन बढ़ती जा रही है। इतना लेट करेंगे तो सब बगल वाले होटल में चले जाएंगे। बस मालिक, 5 नंबर वाले का ऑर्डर तैयार है और यहाँ कुछ टेबल भी बस खाली होने वाली हैं, तो बाहर वाले कस्टमर्स अब अंदर आ सकते हैं। ये है सत्यभान और इसका होटल अतिथि देवो भव। जैसा इस होटल का नाम था, ठीक वैसा ही यहाँ का काम था। होटल के अंदर आने से पहले हर कस्टमर का तिलक किया जाता था और फिर बड़े ही सम्मान के साथ उसे बिठाकर खाना परोसा जाता था। इस अनोखे तरीके की वजह से ही सत्यभान का ये होटल बहुत मशहूर था और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ खाना खाने आते थे। होटल के खाने का बढ़िया स्वाद और यहाँ की साफ सफाई भी एक बड़ी वजह थी कि आसपास के कई होटलों और ढाबों को छोड़कर कस्टमर सत्यभान के पास ही आते थे। सर, मेरा नाम रमन है। मैं पब्लिक टाइम्स अखबार से आया हूँ। मुझे आपका इंटरव्यू करना है। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए। रुकिए, पहले मैं आपका तिलक करूँगा। हाँ, अब ठीक है। अब आप यहाँ आराम से बैठिए। छोटू, जल्दी से साहब के लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और बढ़िया चाय तो लेकर आ। हाँ तो सत्यभान जी, सबसे पहले मैं आपका पूरा होटल और यहाँ की किचन देखना चाहूंगा। वैसे सुना तो मैंने ये है कि आप किसी को भी अपनी रसोई में लेकर नहीं जाते, लेकिन मुझे तो आपके वहाँ लेकर जाना ही होगा, वरना ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। अरे बस वो बात ऐसी है कि आप तो जानते ही हैं, होटल के बिजनेस में सारा खेल खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों और रेसिपी का ही है और यहाँ मैंने और मेरे साथियों ने बड़ी मेहनत से ये सब तैयार किया है। अच्छा, लेकिन आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं, मतलब आपके साथी, अगर उनमें से किसी ने धोखा दिया तो?
नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ जितने भी लोग मेरे लिए काम करते हैं वो सब के सब मेरे गांव से ही हैं, यानी सब मेरा परिवार है। आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे मेरा कोई साथी छोड़कर नहीं गया। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब तो आप इतने मशहूर हो गए हैं, आपका होटल एक ब्रांड बन चुका है, तो लोग आपकी रसोई को अंदर से देखना चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके मसालों और रेसिपीज का राज नहीं खोलूंगा, लेकिन रसोई के अंदर की कुछ फोटोज तो चाहिए होंगी आपके इंटरव्यू के साथ छापने के लिए। सत्यभान उस पत्रकार को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही उस पत्रकार की बातों में फंस जाता है। अखबार में अपना इंटरव्यू और फोटो छपने की बात से वो बहुत खुश था और इसी खुशी में वो बह गया और उस पत्रकार को उसने अपने होटल का एक एक कोना बहुत अच्छे से दिखाया। साथ ही अपनी रसोई में ले जाकर अपने सारे तौर तरीकों और रेसिपीज का भी अनजाने में खुलासा करता गया। वो पत्रकार होटल की लगभग हर चीज की तस्वीर ले रहा था। इंटरव्यू के दौरान उसने सत्यभान से कई सवाल पूछे, जिनके जवाबों में सत्यभान के सारे सीक्रेट खुलते जा रहे थे। अच्छा सत्यभान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंटरव्यू के लिए शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। जी, आपका बहुत शुक्रिया। अब वैसे ये सब कब छपेगा अखबार में? बस यही 1-2 दिन में, मैं आपको फोन पर इन्फॉर्म करूंगा। इतना कहकर वो पत्रकार सत्यभान के होटल से बाहर निकलता है और कुछ दूर पहुंचते ही मुस्कुराते हुए अपने गले में पहना हुआ आई कार्ड उतारकर एक कूड़े के ढेर में फेंक देता है। बड़ा अक्लमंद समझता था खुद को, एक नंबर का बेवकूफ निकला ये तो। असल में ये आदमी कोई पत्रकार था ही नहीं, पास ही मौजूद एक दूसरे होटल के मालिक का रिश्तेदार था, जो पत्रकार बनकर सत्यभान के सारे सीक्रेट जानने के लिए उसके पास गया था। ये आदमी अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। इधर सत्यभान रोज सुबह के अखबार में अपने इंटरव्यू के छपने का इंतजार कर रहा था। जा छोटू, देख तो अखबार आ गया होगा। अब तो पूरे 4 दिन हो लिए, आज तो पक्का अपनी फोटो छपी होगी। छोटू फौरन उस दिन का अखबार लेकर आता है, लेकिन बीते दिनों की तरह उसमें भी सत्यभान और उसके होटल का जिक्र तक नहीं था। ये देखकर सत्यभान उदास हो जाता है। ऐसा कई दिनों तक होता रहा। फिर सत्यभान ने उम्मीद ही छोड़ दी और ये सब कुछ भुला दिया। फिर एक दिन अचानक सत्यभान के होटल में रेड पड़ जाती है। फूड इंस्पेक्टर अपने कुछ आदमियों के साथ सत्यभान के होटल पहुंचते हैं और वहां मौजूद हर चीज की जांच करने लगते हैं। देखिए, हमें आपके होटल के खिलाफ शिकायत मिली है कि आप खाने में नकली सामान का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सालों से मैं इस होटल को चला रहा हूँ, वो भी पूरी ईमानदारी से। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ की तलाशी लेने दीजिए। चलिए हटिए यहाँ से। पूरी टीम होटल का कोना कोना छानने लगती है। तभी उन्हें किचन के पास एक छोटा सा दरवाजा दिखता है। फूड इंस्पेक्टर खुद इस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं तो उन्हें काफी मात्रा में नकली घी, तेल, नकली मसाले जैसी कई चीजें मिलती हैं। तो ये है तुम्हारी ईमानदारी का सबूत? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सत्यभान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। खाद्य विभाग की टीम सत्यभान के होटल को सील कर देती है। साथ ही सत्यभान को जेल भेज दिया जाता है। एक ही पल में सत्यभान का सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसका परिवार सड़क पर आ गया था। सत्यभान खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सका और उसका सब कुछ जुर्माने की रकम अदा करने में चला जाता है। उसके गांव के लोग जो उसके लिए काम किया करते थे, वो भी उसका साथ छोड़कर गांव वापस चले जाते हैं, सिवाय छोटू के। चलो, तुम्हारी जमानत हो गई है। जमानत की बात सुनकर सत्यभान चौंक जाता है। वो बाहर आकर देखता है तो एक वकील के साथ खड़ा छोटू उसका इंतजार कर रहा था। छोटू, तूने ये सब कैसे किया बेटा? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तो बिन माँ बाप का एक लावारिस था मालिक। आपने मुझे सहारा दिया था तो मैं आपको इस हाल में अकेला कैसे छोड़ देता? आपको याद है, मैं हर महीने की तनख्वाह से कुछ पैसे जोड़ता था अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। बस वही आज काम आ गए। छोटू की बात सुनकर सत्यभान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो छोटू को गले लगा लेता है। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। शहर भर में सत्यभान का नाम खराब हो चुका था। इसलिए सत्यभान अपने परिवार और छोटू के साथ शहर छोड़कर अपने गांव चला जाता है। वहां बांस के बड़े बड़े जंगल थे, जिनके बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर सत्यभान और उसका परिवार रहने लगता है। सत्यभान के पास गुजर बसर के लायक भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसे कुछ तो करना ही था। तभी एक दिन उसने गांव के एक बच्चे को एक आधे कटे बांस में कुछ खाते हुए देखा। सत्यभान उस बच्चे के पास गया और उससे बोला, बेटा, ये क्या खा रहे हो? ये हरे बांस का अचार है और ये रोटी है। ये बर्तन, ये भी बांस से बना है। वो यहाँ गांव में बांस ही सबसे ज्यादा उगता है ना, तो हम लोग इसी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उस बच्चे की बात सुनकर जैसे सत्यभान के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। उसने फौरन छोटू को अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाने लगा। फिर अगले दिन तड़के सुबह ही वो छोटू के साथ बांस के जंगल में गया और ढेर सारी बांस की लकड़ियां काट कर ले आया।
सत्यभान और छोटू दिन रात लगे रहे और देखते ही देखते उन दोनों ने सिर्फ बांस की मदद से पूरा का पूरा होटल बनाकर तैयार कर लिया, जहां दीवारें भी बांस की थीं और सारे बर्तन भी। अब सवाल ये था कि इस होटल में पकेगा क्या। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हमें जाकर सब लोगों से बात करनी चाहिए जो शहर में अपने साथ काम करते थे। मुझे विश्वास है कि वो सब हमारा साथ जरूर देंगे। छोटू की बात मानकर सत्यभान अपने गांव के लोगों से बात करता है। धीरे धीरे गांव के कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। कई लोग उसे मुफ्त में राशन देते हैं, जिसके साथ हरे बांस का इस्तेमाल करके सत्यभान और छोटू होटल के लिए खाना बनाते हैं। और इस तरह एक बार फिर सत्यभान का होटल चल पड़ता है। लेकिन हालात अब पहले से बहुत अलग थे। कई दिनों तक सत्यभान के होटल में एक भी ग्राहक नहीं आता। फिर एक दिन शहर से कुछ दोस्तों का एक ग्रुप वहां आता है और सत्यभान के अनोखे होटल को देखकर चौंक जाता है। कुछ नया आजमाने के इरादे से वो सभी सत्यभान के होटल के अंदर आ जाते हैं। सत्यभान उन सब की बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करता है और फिर भाई वाह, मजा आ गया। ये तो बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था। शहर से इतनी दूर इतनी अच्छी सर्विस और उससे भी बढ़िया खाना। सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो पता ही नहीं था कि बांस को भी खा सकते हैं, वो भी इतने अलग अलग रेसिपीज में। सत्यभान के खाने और अलग किस्म के होटल की तारीफ वो सभी दोस्त अपने दूसरे दोस्तों से जाकर करते हैं, जिसके चलते और भी लोग खास तौर पर सत्यभान के होटल में खाना खाने वहां पर आते हैं। सत्यभान की सर्विस और खाना बहुत जल्दी अपना पहचान बना रहा था। लोग शहर के हाई फाई होटल छोड़कर सत्यभान के पास गांव में आ रहे थे। धीरे धीरे सत्यभान की गाड़ी पटरी पर आने लगती है और उसके पुराने साथी जो गाँव में ही थे वो भी उसके पास काम पर लौट आते हैं। मालिक, भगवान की दया से अब सब ठीक हो रहा है, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो सब नकली सामान उस दिन अपने होटल में आया कहाँ से। ये पहेली तो सच में सुलझानी ही होगी छोटू। मुझे लगता है मुझे कुछ करना चाहिए। सत्यभान के पास अब इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वो अपने खिलाफ रची गई साजिश की जांच करवा सकता था। वो अपने केस को रीओपन करवाता है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद से सारा सच बाहर निकलवाता है। असल में रमन जो सत्यभान के पास पत्रकार बनकर आया था, ये सब उसके और उसके रिश्तेदार की सांठगांठ थी, जो सत्यभान के पुराने होटल के पास ही अपना होटल चलाता था। साथ ही सत्यभान की तरक्की से जलता भी था। रमन के द्वारा जुटाई गई जानकारी की मदद से ही वो सारा नकली सामान रातों रात चुपके से सत्यभान के होटल के अंदर पहुंचाया गया था। प्राइवेट डिटेक्टिव ने सारे जरूरी सबूत जुटा लिए थे, जिनकी मदद से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दोषियों को सजा मिली और सत्यभान को उसकी खोई हुई इज्जत। शहर में मौजूद सत्यभान की सारी संपत्ति उसे वापस मिल जाती है, जहां सत्यभान फिर से अपना होटल शुरू करता है, लेकिन बिल्कुल नई थीम, नए तौर तरीकों और नई रेसिपीज के साथ। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।